नमस्कार, तर्कश में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी। शीला जी, बहुत बहुत स्वागत है तर्कश कार्यक्रम में आपका। जाहिर है चुनाव से जुड़ी हुई बातें आपसे करेंगे। इस बार ज़्यादा मुश्किल है चुनाव आपके लिए? नहीं, हर चुनाव मुश्किल होता है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस है। हम जानते हैं कि जो ज़्यादातर कही जाती है ना, एंटी इनकम्बेंसी है। चौथा चुनाव है हमारा, तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह से हमने देखा है कि हमारे जो विरोधी दल हैं, क्या वो कार्यक्रम ला रहे हैं, क्या प्रोग्राम्स ला रहे हैं, तो हमें तो लगता है हमारी एंटी इनकम्बेंसी बन जाएगी अब, क्योंकि जो काम हुआ है पिछले 15 वर्षों में, दिल्ली की शक्ल बदली है। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। बहुत चर्चा करप्शन की जाती है, एक भी करप्शन का केस ला नहीं पाए हैं। अब ऐसे ही आप बोलते चले जाएं तो जनता भी बहुत समझदार है, सब जानती है। तो हम बड़े कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं और एक इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर जा रहे हैं। नहीं, जाहिर है पिछले 15 साल से आपकी सरकार है और लगातार 3 चुनाव जीतना कोई मामूली बात नहीं होती है, और आपके इस दावे में भी दम नज़र आता है। आपने एक बार नहीं 3 बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को नकारा है और जीत हासिल की है। लेकिन इस बार के जो हालात हैं, मसलन महंगाई की अगर बात करें, सब्जियों के दाम की अगर बात करें, तो आपको नहीं लगता है कि ज़्यादा कठिन समय में आपके लिए चुनाव आया है? देखिए, मैं इसलिए इसको नहीं समझती हूँ कि जहाँ जहाँ प्राइस राइज हुआ, चाहे सब्ज़ी का हुआ, आटे का हुआ, चावल का हुआ, ये हुआ, तो दिल्ली सरकार हमेशा स्टेप इन करती है। हमारी 200-250 की वैन्स चलती हैं जो सारे दिल्ली को कवर करती हैं। वो लेकर वो सब्ज़ी या प्याज या गेहूँ चावल लेकर जो जिसके प्राइस राइज हुआ। सब्जियों की जहाँ तक बात है, जो ये हमारा ये वैन्स जाती हैं, वो एक इंटरवेंशन मार्केट का हो जाता है। तो जो प्राइसेस अगर जो यहाँ होने चाहिए तो यहाँ तक रह जाते हैं। दिल्ली, एक बात सबको मालूम है, एग्रीकल्चर स्टेट नहीं है। हम सब चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। उस इंपोर्ट करने में बाधाएं आती हैं। कभी बारिश ज़्यादा हो गई, कभी बारिश कम हो गई, कभी सड़कें रुक गई, कभी तूफ़ान हो गए। उसके बावजूद हम लोग जो इंटरवेंशन हम करते हैं, उससे प्राइसेस कुछ नहीं रहते। और आज तो प्राइसेस बिल्कुल डाउन हो गए हैं, प्याज भी, टमाटर भी, आलू भी, क्योंकि जहाँ तक सब्जियों का ताल्लुक है वो सीजनल होता है। विंटर से समर, समर से विंटर, ये होता है। कोई अनहोनी बात नहीं, दिल्ली वाले समझते हैं। हाँ, क्योंकि महंगाई सारे देश भर में बढ़ी है, ये तो है नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही बढ़ी है, तो उसका असर पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी दिल्ली की जो एनुअल इनकम पर कैपिटा है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा है। पूरे हिंदुस्तान की एवरेज ले लीजिए तो 68,000 है। लेकिन आपके इसी बयान को जब आप कहती हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, इसको कई बार कहा जाता है कि आप संवेदनशील नहीं हैं, आप लोग महंगाई से परेशान हैं, और आप कह रही हैं कि दिल्ली के लोग अफोर्ड कर सकते हैं महंगी चीज़ें। संवेदनशीलता की नहीं है। अगर जो हम संवेदनशील न होते तो फिर ये वैन्स नहीं चलाते हम। ये केवल इसलिए कि प्राइसेस और हम डाल के उसको किसी स्टेबलाइज करें, उस पर इंटरवेंशन करके उसका कर। संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है दिल्ली सरकार में। हमेशा हमने सबके लिए काम किया। ये मैं ज़रूरी समझती हूँ कि ये भी बात होनी चाहिए कि सारे देश भर में प्राइस राइज हो रहा है। तो इसके साथ साथ कभी कभी हमारा मन ये भी कहता है कि भैया दिल्ली सबसे संपन्न है। तो मैं कोई गलत काम नहीं कह रही हूँ, गलत बात नहीं कर रही हूँ, ना मैं कोई ये बात कह रही हूँ कि ये कारण हो सकता है, लेकिन हमें ये गर्व है। अब देखिए, सारे देश भर की पिछले 5 वर्षों में 8.3 GSP बढ़ी, दिल्ली की 10.3% बढ़ी। अभी कोई मिस्टर बॉयल आए थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली की इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत ही सराहनीय है। तो आप विपक्ष के इस आरोप से या इस दावे से सहमत नहीं हैं कि प्याज
की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से गई थी नहीं। और कांग्रेस की आई थी, इस बार आपके लिए मुश्किलें पैदा होंगी? नहीं नहीं, हम नहीं समझते, क्योंकि हमने, जैसे आपने कहा, संवेदनशीलता दिखाई है, प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश की है, जो बीजेपी ने उस वक्त नहीं की थी। जी, आपने कहा कि 15 साल में आपने बहुत काम किया है, दिल्ली की तस्वीर बदली है, लेकिन ये भी बात सही है कि आप उसके बाद 2 चुनाव जीत भी चुके हैं, चाहे दिल्ली मेट्रो का सवाल हो, फ्लाईओवर्स का सवाल हो, आपको और वादे करने होते हैं और कि ये और ख्वाब हैं दिल्ली के जो मुझे पूरे करने हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में आप लेके जा रही हैं लोगों को नई दिल्ली की और तस्वीर दिखा के? देखिए, हम जो वायदे करते हैं उन्हें पूरा भी करते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की हमेशा एक रवायत रही है कि ना तो गुमराह करती है किसी को और ना ही कोई झूठे वायदे करती है। हम ये चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट और बेहतर हो। सड़कें 47 फ्लाईओवर्स बनाए हमने, लेकिन वो भी अब पर्याप्त नहीं लग रहे हैं क्योंकि मांग ज़्यादा है। उसके ऊपर हम डबल डेकर फ्लाईओवर्स बनाने का सोच रहे हैं। दूसरा ये है कि इस दिल्ली में जो लड़कियों के लिए हमने किया, लाडली की योजना, कि बच्चियां स्कूल में आएँ, यूनिफॉर्म, पढ़ाई वगैरह तो मुफ्त होती है, उसके अलावा 12वीं के बाद अगर जो वो कर लेगी तो उसे 1 लाख रुपए दिया जाता है। अब हम उसको काबिल लाडली पर भी पहुंचा रहे हैं कि तुमने 12वीं कर ली बेटी, अब आप आगे बढ़ो। तो काबिल लाडली का भी हम 75,000 50,000 जो भी होगा उसको वो प्रोत्साहित करने के लिए करेंगे। इसके अलावा हम ये भी सोच रहे हैं कि आश्रय, मज़दूर आश्रय मकान बनाए जाएं, कि जितने ये लेबर आता है यहाँ पर, बेचारा झुग्गी में बैठ जाता है, फिर वो झुग्गी उसकी परमानेंट बन जाती है। तो अगर जो हम आश्रय लेबर के मकान बना देंगे तो एक तरह से धर्मशाला सी हो जाएगी, तो वो वहाँ जाके रह जाएंगे एक अच्छी तरह से, और उसके बाद में देखी जाएगी क्या करना है क्या करना। हाउसिंग की बहुत दिक्कत है यहाँ पर, और इसमें हम क्योंकि माइग्रेशन हर साल 5 लाख का होता है, हम ये नहीं कट ऑफ डेट जब करते हैं तो वो आगे और बढ़ जाती है। तो हमारे मकान, हमारे प्रोग्राम यही रहेगा कि हर एक के सर पे कोई ना कोई मकान मिल जाए, चाहे कैसे भी हो। तो चौथी चीज़ है कि हम दिल्ली को ये एक ऐसा सिटी बनाना चाहते हैं जो एक सर्विसेज और मॉडर्न सर्विसेज सिटी बने। हो गया है लेकिन और बहुत आगे ले जाना है। और हम वेंचर कैपिटल शुरू करना चाह रहे हैं, जिससे छोटे छोटे जो लोग अपना कारोबार या उद्योग शुरू करना चाहते हैं वो उनमें उन्हें कैपिटल मिल जाए, तो एक इंडस्ट्रियल हब भी हो जाए, एक जॉब्स का हब भी हो जाए। तो आप ये कह रही हैं कि कुल मिला के अभी बहुत कुछ करना है, बाकी है, बहुत सारी आपकी योजनाएं हैं। आपका जो विपक्ष है, मुख्य विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं, उनका जो चुनाव प्रचार है, आपने अभी लड़कियों का जिक्र किया, उनका चुनाव प्रचार का फोकस शायद महंगाई और दूसरे मुद्दों के अलावा एक बड़ा मुद्दा है कि ये शहर महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। देखिए, ये बात सही है आपने कही कि सुरक्षित नहीं है, एक एहसास है, एक फीलिंग है। अब आंकड़े अगर जो पुलिस से लीजिए तो वो कुछ और बताते हैं, लेकिन ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है, लेकिन हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स दिल्ली सरकार ने शुरू किए, जिसमें ये दामिनी या जब रेप हुआ था उसका जल्दी से फैसला आ गया 8, 9, 10 महीने के अंदर। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू ट्राई केसेस लाइक दिस। दूसरा हमने किया कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस का एक सेल वुमेन्स हेल्पलाइन 181 शुरू करी। उसके आंकड़े में, या मैं उसको खुद मॉनिटर करते रहते हैं हम लोग, कि किस तरह की मुसीबतें महिलाओं को झेलनी पड़ती, घरेलू हैं ज़्यादातर, और कुछ ये भी है कि स्टॉकिंग हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई लगा हुआ है, तो वो तुरंत 181 पर करती है, तो वो 181 पुलिस थाने को इमीडिएटली कर देता है और बहुत सारी चीज़ें
कभी कभी आपको बेबसी महसूस होती है कि आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, इन जनरल बहुत सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, लेकिन दिल्ली पुलिस आपको रिपोर्ट नहीं करती है। ये बात सही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे मैनिफेस्टो में एक हमारी डिमांड रहेगी कि एक सिंगल कमांड बनाना चाहिए दिल्ली को, सिंगल यूनिफाइड कमांड। वीआईपी सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती और ना ही उसमें इतनी क्षमता होती है, लेकिन बाकी लॉ एंड ऑर्डर है और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, ये सब चीज़ें जो पुलिस करती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी विद द पीपल है, क्विक रिस्पॉन्सेज हैं, जनता के लिए क्या करना है, वो हमें हमारी उसमें ज़रूर राय लेनी चाहिए। अंततः जवाबदेही आपकी है दिल्ली की जनता। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं भैया, इस कमांड जो अर्बन डेवलपमेंट का भी कमांड है, होम मिनिस्ट्री का भी कमांड है, एलजी साहब का भी कमांड है, पुलिस अलग चलती है, एमसीडी अपने तरीके से करती है, तो आपको एक सिंगल यूनिफाइड कमांड सिस्टम बनाना पड़ेगा जी। क्योंकि उससे फिर जवाबदेही जो हमारी है, हम जवाब दे सके। भाई आप रिस्पॉन्ड, आवाम तो समझता नहीं है कि कितनी मल्टीप्लिसिटी है यहाँ अथॉरिटीज़ की। वो तो देखता है कि भैया ये दिल्ली सरकार है, असेंबली है, मंत्री हैं, इनके पास जाओ। और शायद वो सही भी हैं, और सही अंततः भी वो है, आपको बिल्कुल चुनते सही हैं। है, बिल्कुल सही है। ये जनता की ज़रूरत है और मैं समझती हूँ आवश्यकता भी है। जी। शीला दीक्षित जी, ये बातचीत जारी रखेंगे, बहुत छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं। शीला दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित मौजूद हैं। शीला जी, हम लोग बात कर रहे थे कि कई ऐसे सवालों का जवाब आपको देना पड़ रहा है जो शायद आपके दायरे में नहीं हैं, आपका उन पर बस नहीं चलता है। क्या आपको लगता है इस बार जब आप चुनाव में जा रही हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आश्वस्त हैं, आपने काम किया है, 15 साल आपने यहाँ पर शासन चलाया है, लेकिन जो मुद्दे रहे पिछले दिनों दिल्ली में, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात करें या महिलाओं के लिए ये शहर सुरक्षित नहीं है, आपको लगता है कि दिल्ली में होने का एक फ़ायदा है? आपने कहा पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और भी कई फ़ायदे मिलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी है, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है कि यहाँ पर बाकी राज्यों में शायद केंद्रीय मुद्दे उतने बड़े नहीं होते, लेकिन दिल्ली में वो मुद्दे बड़े हैं। क्या आपको लगता है कि कई ऐसे विषय जो केंद्र सरकार से जुड़े हैं लेकिन जवाब आपको देना पड़ रहा है, एक दबाव आपके ऊपर है? ये बात सही है, खासकर जब लोगों की नज़रों में केंद्र की सरकार भी एक ही पार्टी की है और हमारी भी वही पार्टी की है। मैं करप्शन पे आपसे बड़ी विनम्रता से पर बड़ी ठोस बात कहना चाहती हूँ। करप्शन शब्द आ गया, इस्तेमाल करने लगे सब, कोई उसकी बुनियाद तो होनी चाहिए। सीडब्ल्यूजी के बारे में कहा जाता बहुत करप्शन था। अगर जो सीडब्ल्यूजी में करप्शन था, सीएजी की रिपोर्ट आई, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आई, उसका जवाब सब चले गए, कोई हमारे पर टिप्पणी नहीं आई, कुछ प्रश्न उठाए गए थे। और अगर जो देखा जाए कि आप कहते हैं कि पानी में करप्शन है, बिजली में करप्शन है, कहाँ है भैया, प्रमाण तो दो हमें। अब बिल में करप्शन सरकार कोई करती है, तो ये मैं समझती हूँ एक माहौल बनाने की करप्ट सरकार है। आप हमें करप्शन का ठोस बताइएगा और हम उसको करने के लिए तैयार हो गए हैं। इन 15 वर्षों में मैं आपको बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा। सीडब्ल्यूजी पर जिसको करप्शन के चार्जेस लगे थे वो बेचारे जेल भी हो आए। हमारे यहाँ तो कोई किसी को मूव नहीं किया गया, किसी पर टिप्पणी नहीं डाली गई, तो क्यों करप्शन की बात? चलिए बिजली के बिलों की बात करते हैं। बड़ा मुद्दा आपके दोनों विपक्षी पार्टियां, मुख्य विपक्षी बीजेपी और आम आदमी पार्टी, बड़ा मुद्दा है और बड़े दावे हैं कि आते ही सत्ता में पहले दिन 30% बिजली के बिल कम हो जाएंगे। बिजली के जो दाम होते हैं वो DERC तय करती है, उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। कैसे बिजली खरीदी गई, कैसे गई, आवाम की एसोसिएशंस हैं वगैरह हैं, वो सब अपना राय पेश करती हैं। बिजली कंपनीज़ को बुलाया जाता है, तुम्हारा खर्च और ये दिखाइएगा,
और ख़रीद कितने पर हो रही है बिजली, ये भी जहाँ से भी हम ख़रीदते हैं, एनटीपीसी हो या कोई भी हो, उनके भी लिए जाते हैं, फिर वो किसी दायरे पर। हमने क्या किया है, जो हमारा, मैं समझती हूँ एक संवेदनशीलता का कदम था, कि जो 200 यूनिट तक करता है उसको 1 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट सरकार की तरफ से हम देते हैं, क्योंकि उस पर बोझ सब्सिडी देते हैं आप? सब्सिडी देते हैं। और 200 से लेकर 400 तक 80 पैसा प्रति यूनिट देते हैं। इसके बावजूद कि दिल्ली की बिजली सारे देश भर में सबसे कम है, कलकत्ता ले लीजिए, बॉम्बे ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, आसपास हरियाणा और ये ले लीजिए, यूपी ले लीजिएगा। ये क्या है? संवेदनशीलता। और आप हमसे कहते हैं कि आप करप्शन है, अगर जो करप्शन मन में होता तो हम ये काम न करते। और दूसरी बात ये है कि ये 30% कम कर देंगे, कर दीजिएगा कम। आपको याद होगा 98 में, आप यंग हैं, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं हो 98 में, लेकिन 98 में दिल्ली में बिजली 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे चली जाती थी। आज आपको बिजली मिलती है, पूरी मिलती है। तो उसको सुधार किया है, उसमें जहाँ जहाँ लगता है कि किस श्रेणी के लोगों को शायद ये पिंच कर सकता है, उनको गवर्नमेंट ने अपना सब्सिडी दी है, कर देंगे। क्या कह रहे हैं? अलग अलग मुद्दों पर, आपकी सरकार और आपके काम से जुड़े मुद्दों पर हमने कुछ सवाल आपसे किए, कुछ विपक्ष से जुड़े हुए सवाल भी करते हैं। क्या आप ये मानती हैं कि दिल्ली के चुनाव में पूरे शहर में होर्डिंग हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार हैं हर्षवर्धन और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी, बड़े बड़े पोस्टर उनके लगे हैं। क्या आप ये मानती हैं कि नरेंद्र मोदी एक फैक्टर होंगे इस चुनाव में? देखिए, ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी, क्योंकि ये बात मत भूलिएगा कि ये दिल्ली का चुनाव है, पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। और दिल्ली के लोग जब 4 तारीख को जब वोट करने जाएंगे, तो वो दिल्ली की कैसी सरकार उन्हें होनी चाहिए, कौन उसको किस पार्टी को देना चाहिए, वो सोच कर देगा। उसमें एक्सट्रेनियस फैक्टर्स आ जाएं, मोदी साहब आते हैं, मीटिंग्स यहाँ करते हैं, लेकिन दिल्ली वालों का उनका असर पड़ेगा नहीं। जो यहाँ लोकल बीजेपी है या अन्य और पार्टीज़ हैं, वो क्या कहती हैं, वो क्या क्षमता अपनी जाहिर करती हैं और लोग उसको स्वीकार करते हैं, उस पर तय हो। क्या आपको लगता है कि विजय गोयल की जगह पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हर्षवर्धन को पेश किया है, आपके लिए लड़ाई थोड़ी मुश्किल हुई है? उनकी भी छवि थोड़ी सॉफ्ट स्पोकन, एक ईमानदार व्यक्ति की है। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि जब पहली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती थी और सरकार बनाई थी, 3 मुख्यमंत्री बदले थे उन्होंने। अब एक विजय गोयल जी थे, अब उनके साथ एक हर्षवर्धन कर दिया। अब जनता कहेगी क्या है, क्या होगा, पीसीसी का अध्यक्ष होगा, ये होंगे। उनको सीएम कैंडिडेट ज़रूर डिक्लेयर कर दिया है। और देखिए, अब समय बताएगा 10-12 दिन, 15 दिन के बाद कि कैसी स्वीकृति है और क्या पॉलिसीज़ वो सरकार पार्टी देती है, वो तभी तय होगा। इस वक्त टिप्पणी करने के लायक नहीं है। इस बार ये कहा जा रहा है कि चुनाव सीधा आपके और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं है, एक तीसरा पक्ष भी नज़र आ रहा है, आम आदमी पार्टी। कितनी गंभीरता से आप इसको लेते हैं? देखिए, आम आदमी जो पार्टी है, वो मुकाबला एज अ पार्टी ना भारतीय जनता पार्टी से ना कांग्रेस से कर सकती है। एक नई पार्टी निकली है, क्या है वो, सिवाय इसके कि करप्शन नहीं होना चाहिए और सब लोकपाल लाएंगे, तो जान शायद भोली है। लोकपाल वो नहीं लाएंगे, पार्लियामेंट लाएगी। अब ऐसी बात कह देना कि हम रामलीला मैदान में वो करेंगे, तो क्या वो जानते हैं कि डेमोक्रेटिक या देश की परंपराएं क्या हैं? पार्लियामेंट को हम इंडिया गेट पे नहीं ले जा सकते। आप ये कह रहे हैं कि वो कुछ बातें जरूर करें, लेकिन कोई वैकल्पिक नीति अभी तक उन्होंने पेश नहीं की है। लेकिन आपके व्यक्तिगत अगर आपकी बात करूं, आपके चुनाव क्षेत्र से आपके प्रतिद्वंदी के तौर पर अरविंद केजरीवाल और विजय गोयल अगर दोनों आपके सामने होंगे, क्या विजेंद्र गुप्ता जी, क्या आप
नर्वस फील करती हैं कि जिस तरह से पूरा माहौल अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जहाँ से भी आप चुनाव लड़ेंगी मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा? देखिए, राजनीति में प्रैक्टिकल होना पड़ता है। कोई ना कोई तो खिलाफ चुनाव लड़ता ही। जिस तरीके का चुनाव वो लड़ेंगे उसी तरीके का हम लड़ेंगे। अब वोटर्स देखेंगे कि क्या है। तो ये कह देना कि मैं घबरा गई या बड़े सुकून से बैठी हूँ कि हाँ अब तो जीत ही गए, ऐसी बातें नहीं है। हर चुनाव चाहे स्टेट या नेशनल या कॉन्स्टिट्यूंसी के स्तर पर हो, चुनौती होता है। शीला दीक्षित जी, आप ने पिछले 3 चुनाव 3 टर्म से आप मुख्यमंत्री हैं, चुनाव जीते हैं। आपकी लड़ाई विपक्ष के साथ साथ अपनी पार्टी के नेताओं से भी रही और आमतौर पर आप 2 मोर्चों पर लड़ती हुई नज़र आती थी, एक तरफ चुनाव में विपक्ष के साथ और अपनी पार्टी से भी। इस बार कैसी स्थिति है आपके? ज़्यादातर लगता है कि सीनियर नेता इस बार आपके पीछे खड़े हुए हैं, क्या परिस्थिति है? देखिए, मतभेद या अपनी राय देना ये हर एक का अधिकार है, हमारी पार्टी में ये चलता है। लेकिन मैं इस वक्त इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि सामने हम लोगों ने अपने अंदरूनी मतभेद का ज़रूर किया हमेशा। अब की बार सबने मिलकर, राहुल जी ने एक तरीका बनाया जिसमें सबको मिलकर एक कंसेंसस बनाया और उस कंसेंसस से हम लड़ रहे हैं। हो सकता है मुझे एक चीज़ चाहिए, किसी और को दूसरी चीज़ चाहिए, लेकिन फिर करके भाई ठीक है। लेकिन आपके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या आपको फ्री हैंड दिया गया है? उम्मीदवार चुनने का सवाल हो, मुद्दों का सवाल हो? नहीं, जितना फ्री हैंड एक मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए या फ्री हैंड एक पीसीसी के अध्यक्ष को मिलना चाहिए या एमपी की उसमें से होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इनका पालन किया गया है। और कोई ऐसा नहीं है, कोई इस स्थिति में हम नहीं है कि एक दूसरे को हराएंगे। और ये बहुत ही बेहतर स्थिति है। एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते पूछ लेते हैं कि अभी हर्षवर्ण सिंह बल्ली को टिकट दिया गया है, वो अभी आए हैं कांग्रेस में, क्या कोई एक मैसेज देना चाहते थे या एक कॉन्स्टिट्यूंसी को नज़र में रख के उनको टिकट दिया गया? देखिए, एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी की उनकी नज़र में रखा, दूसरा ये था कि बल्ली साहब इज़ अ वेरी हाईली रिस्पेक्टेड लीडर, चाहे वो पक्ष में या विपक्ष में, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा और उनका असर बहुत ज़्यादा। वो खुद ही आए, हमने तो कहा नहीं। वो आए तब सबने उसका देखा, उनको निराशा थी कि बीजेपी ने उनको ड्रॉप कर दिया और वो हमारे पास आए। तो हम लोगों ने पॉलिटिकली सोचा कि इनके आने से कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है और हमें उम्मीद भी है कि होगा फ़ायदा। इसलिए एक पॉलिटिक्स को देखते हुए, प्रैक्टिकल को देखते हुए उनका स्वागत किया गया। एक और सवाल का समय अगर आप हाँ, नहीं बोलिए। आप काफ़ी व्यस्त हैं, हालांकि कि ये भी कहा पिछली बार जैसे हमने देखा कि आपने चुनाव जीत लिया और आपके पार्टी के कई बड़े नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पे सामने आए। आपके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ रही है, अगर आप जीतती हैं तो आपको क्या लगता है कि अगर वैसी स्थिति आए फिर कैसे सामना करती हैं? मैं इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है, भविष्य का सवाल है, लेकिन परंपरा जो हमारे यहाँ होती है उसको मैं ज़रूर बताऊंगी कि चुनाव लड़ते हैं और एमएलए चुने जाते हैं। यदि सरकार बनाते हैं तो एमएलए से पूछा जाता है कि भाई किसको चाहिए, और वो जो भी उनकी राय होती है वो हाई कमांड को दे दी जाती है, तय कर लेते हैं, हो जाते हैं। और चुनाव प्रचार को लेकर आजकल जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। वो बहुत ही दुखदायक है, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिसीज़ हैं, आवाम के लिए आप क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में हम गवर्नमेंट बनाएं, ये एक होता है ना, मुख्य मुद्दा तो ये होता है। लेकिन अगर जो हम ये समझें कि हम गवर्नमेंट बना देंगे और या हम बहुत अच्छे दिखाई देंगे कि पॉलिसीज़ तो पीछे छोड़िए, एक दूसरे पर टिप्पणी करिए। अब बड़े बड़े नेता जब ये कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि वी आर लेटिंग आवर नेशन डाउन।
नेशन आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि आपस की आप तो तुम्हें कर, नेशन आपसे ये एक्सपेक्ट करती कि बताओ भाई तुम क्या करने वाले हो, हम क्यों आपको वोट डालें या ना डालें। नीतियों पे बात हो, व्यक्तियों पे नीतियों पे हो, आपकी नीति क्या होगी। अब ये कह देना ये ठीक नहीं है, वो उसके कपड़े ऐसे नहीं है, इसका ये नहीं, मैं नहीं समझती हूँ। और ये बड़े नेताओं में शुरू हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दावा करें। तो ये इट इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, फॉर डिसेंट डेमोक्रेसी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शीला दीक्षित जी, आपने राज्यसभा टीवी के लिए समय निकाला। तो ये थी शीला दीक्षित। एक और मेहमान के साथ अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।